काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो कुछ ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो कोई भी काट लेता है दोस्तों, दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, मैं अभी आपके सामने उपस्थित हूं आपका बहुप्रतीक्षित प्रोग्राम लेकर, तुला राशि के लिए 2022 वर्ष का भविष्य फल लेकर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नववर्ष मंगलमय हो, आप इस वर्ष अपने सपने को पूरा कर पाए। वर्ष 2022 अगर इसे टोटल करें तो 2022 यानी कि 6 शुक्र का साल, और आप तुला राशि के जातकों के स्वामी होते हैं शुक्र, तो शुक्र का साल यानी आपका साल। दोस्तों, इससे पहले कि 2022 का ये वार्षिक भविष्य फल शुरू करूं, आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मेरे पिछले वर्ष के 2021 के प्रेडिक्शंस को आपने 2 मिलियन से भी अधिक व्यूज का प्यार दिया है, और आपके इसी प्यार को देखते हुए मैंने काफी मेहनत से 2022 की आपकी ये जर्नी के लिए मार्गदर्शन तैयार किया है। दोस्तों, 2022 तुला राशि के जातकों के लिए किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं होने वाली। एक ऐसी फिल्मी कहानी, एक ऐसा सफर जिसमें रोमांच भी है, एक्साइटमेंट भी है, सस्पेंस भी है, काफी सरप्राइजेज भी है। तो आइए शुरू करते हैं 2022 का ये सुहाना सफर। बहुत आनंद आने वाला है। दोस्तों, आपके सपने की गाड़ी, महत्वाकांक्षाओं की गाड़ी, आपकी सफलता की गाड़ी आपको कहां आराम से लेकर जानी है 2022 में, कहां उसे टॉप गियर पे डालना है और कहां पे आराम से धीरे धीरे धीमी गति से निकालते हुए लेकर चले जाना है, ये सारी बातें करूंगा मैं। दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए वर्ष में 12 महीने सपोर्टिव रहे, ऐसा हो नहीं सकता। परमपिता परमेश्वर ने 9 ग्रहों के आधार पे सृष्टि की ऐसी रचना की है कि हमें जीवन के 7 रंग देखने पड़ते हैं, खट्टे मीठे अनुभवों को लेने पड़ते हैं, सुख दुख सब कुछ मैनेज करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ना होता है। दोस्तों, अभी जो मैं आपके सामने 2022 के ट्रांजिट्स के बारे में बात करने वाला हूं, उसके आधार पे जो आप संतुलन बनाकर बढ़ेंगे, क्योंकि तुला राशि एक संतुलन ही तो है, एक बैलेंस, तराजू। तो आप तुला राशि के जातक संतुलन प्रिय होते हैं, बैलेंस आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। तो जो मैं अभी 2022 के लिए ग्रह गोचर की ये व्यवस्था बताने वाला हूं, पूरे 2022 में कहां पे ऊपर नीचे ये चीजें जाएंगी, कहां पे आपको संतुलन बनाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहना होगा। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि आपका पहले कोई लक्ष्य हो, नहीं तो ये जो सफर मैंने प्रारंभ किया है, इसका अंत कहां होना है, ये जब आपको ही नहीं पता होगा तो फिर इस ट्रांजिट के कोई मायने नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन यही होगा कि आप सबसे पहले तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें, और जिस तरीके से ये गोचर आपको गाइडलाइन दे रहा है, आप वैसे वैसे अपने आप को मैनेज करते हुए 2022 के सफर को पूरा करें। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं 2022 के गोचर के साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप तुला राशि के जातक, शुक्र आपके स्वामी हैं, और ये वर्ष 2022 शुक्र का वर्ष है। तो पूरे के पूरे वर्ष जो आपकी सफलता का केंद्र बिंदु होगा, वो आधारित होगा शुक्र पर। तो शुक्र को इस वर्ष में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी होगी। तुला राशि के जातकों के लिए 2022 एक बड़े परिवर्तन का साल है। ये साल में अगर आप एक टैग लाइन अगर आप बोल सकते हैं तुला राशि के लिए, तो यह है बड़ा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इस वर्ष में कर्म फलदाता शनि अपनी राशि चेंज करेंगे, फिर वक्री होकर वापस लौटेंगे और शश राज योग को जारी रखेंगे।
वहीं पे देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि में जाएंगे और उससे भी एक बड़ा परिवर्तन जिसका संबंध सीधा सीधा आपकी राशि के साथ है। जी हां, 2003 के बाद केतु आपके जन्म चंद्रमा यानी कि तुला राशि में गोचर करेंगे। वहीं राहु आपके जस्ट सामने सप्तम भाव में पूरे वर्ष मेष राशि में गोचर करेंगे। आपके सिर पे गोचर करेंगे, क्योंकि मेष राशि क्या होता है? सिर। क्या करेंगे आपके साथ? ये सारी बातें होंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो जबरदस्त एक्साइटमेंट से भरा होने वाला है, तो आप नोट करते जाएं कि कब क्या गोचर है, कहां क्या सावधानियां रखनी है, ताकि आप अपने लाइफ स्टाइल को अपने समय के आधार पे, पूजा पाठ के आधार पे आप सारे ग्रहों की फ्रीक्वेंसी को मैनेज कर पाए। शुक्र का वर्ष के प्रारंभ में तीसरे भाव में होना एक जबरदस्त इंडिकेशन है। वो क्या है? तुला राशि क्या है? रचनात्मकता, क्रिएटिविटी कहां से आती है? सृजनता कहां से आती है? दिमाग से आती है। और तीसरा भाव क्या है? मानसिक विचारों का भाव। सबसे पहले चाहे कोई भी इमारत खड़ी हो, पहले दिमाग में खड़ी हो जाती है, पहले वो पेपर पे खड़ी हो जाती है, विचारों में खड़ी हो जाती है। कोई भी योजना जो फलीभूत होती है सबसे पहले आपके विचारों में आती है। देवगुरु बृहस्पति तो खुद सृजन करते हैं और वहां पे शुक्र भी आ गए। शुक्र क्या है? क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, आपके थॉट्स। तो वहां पे देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके राशि स्वामी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। यानी कि 2022 में आपके सपने कैसे पूरे होंगे, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, उसका जो ब्लूप्रिंट है, उसकी जो योजना है, वो तैयार करवाने के लिए शुक्रदेव तीसरे भाव में विचरण कर रहे हैं, जो कि आपके लिए परफेक्ट स्टार्ट देगी। जनवरी 14 तक चूंकि सूर्य भी वहां पे शुक्र के साथ उपस्थित होंगे, तो ग्रहों के राजा सूर्य का भी आशीर्वाद आपको साथ साथ आपके मानसिकता को प्राप्त होगा। आपके मनोबल में वृद्धि रहेगी, कॉन्फिडेंस जबरदस्त बना रहेगा। इससे क्या होगा कि आप जो भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो योजनाएं बनाएंगे, जो स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो बिल्कुल पूरी होगी, क्योंकि वो कमजोर मानसिकता के साथ बनाई हुई नहीं होगी। इसके बाद 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति को सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति यानी कि तीसरे भाव को छोड़ते हुए आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, मकर राशि में। मकर संक्रांति, जी हां, पिता पुत्र का मिलन होगा फिर से। कर्म फलदाता शनि जो तुला राशि के चतुर्थ भाव में शश राजयोग बनाते हुए विचरण कर रहे हैं, वहां उन्हें भी उनके पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, पिता और पुत्र का यह मिलन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। इसीलिए शायद सारे संक्रांतियों में से मकर संक्रांति लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। जबरदस्त तरीके से पिता पुत्र के मिलन का स्वागत होता है। इसका एक ज्योतिषीय महत्व है। लेकिन साथ ही पिता पुत्र के इस मिलन के साथ ही शनि और सूर्य की युति होगी और शास्त्रानुसार पितृदोष का निर्माण भी होगा। तो चतुर्थ भाव में थोड़ी सी कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी भी देखी जाएगी। मकर संक्रांति के साथ जैसे जैसे सूर्यदेव एक एक डिग्री आगे बढ़ेंगे, 19 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक, यानी कि 34 डेज के लिए शनि को अस्त कर देंगे। तो शनि के अस्त होने का ये 34 डेज क्या प्रभाव रहेगा? वहीं पे जनवरी में एक और गोचर है। जी हां, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके धनेश का, आपके धन के स्वामी का गोचर है। जी हां, मंगल का गोचर। 16 जनवरी को मंगल अपनी स्वराशि से निकलते हुए देवगुरु बृहस्पति की राशि में पधारेंगे। वहां पर पहले से बैठे हुए शुक्र के साथ युति करेंगे और मंगल और शुक्र की युति होगी। तो दोस्तों, अभी मैंने आपसे वर्ष के प्रारंभ के गोचर की बात की, आपके राशि स्वामी शुक्र की, ग्रहों के राजा सूर्य की, शनि की और मंगल की। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके पहले जनवरी और फरवरी में, आइए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हर इंसान के लिए जो सबसे पहली जरूरत होती है
वो होती है आर्थिक मजबूती, पैसा। अगर आप अपने धन के भाव में देखें तो केतु पहले से वहां विराजित थे और वहां मंगल का गोचर जनवरी में, यानी कि डबल मंगल का योग बन रहा है। ये योग धन के लिए अच्छा है, कहीं से भी बुरा नहीं कहा गया है। अभी पिछले कई महीनों से मंगल अस्त थे, सूर्य प्रॉब्लम में चल रहे थे, पीड़ित चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं धन के आगमन में एक अनिश्चितता बनी हुई थी, एक रुकावट बनी हुई थी। वो ब्रेक अब धीरे धीरे रिमूव होता जनवरी से प्रारंभ होगा। तो जनवरी और फरवरी के महीने में जो आपकी गाड़ी की स्पीड रहेगी वो टॉप गियर पे तो नहीं रहेगी, धीरे धीरे वो बढ़नी शुरू जरूर हो जाएगी। दोस्तों, जहां पे शुक्र तृतीय भाव में गोचर करते हुए आपके इंद्रिय भोगों को बढ़ा रहे होंगे। इंद्रियों का सुख अलग होता है, लेकिन ये शुक्र के अधीन आते हैं। जो हमारी इंद्रियां होती है उसके जो सुख होते हैं वो शुक्र देते हैं। वहीं दुनियादारी के सारे सामवेद सुख, दूध, पुत्र, निरोगी काया, सुख, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आयु, आंतरिक सेटिस्फैक्शन, तसल्ली, ये सब शनि के अधीन होते हैं। अब शनि जब अस्त होंगे तो इनमें कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को महसूस होगी। लेकिन शुक्र चूंकि तीसरे भाव में आपकी मानसिकता के भाव में विचरण कर रहे हैं, तो वहां पे जो इंद्रिय सुखों की लालसा होगी, प्रबलता होगी, वो बढ़ा देंगे। कहते हैं ना कि कुंडली में शनि कमजोर हो तो दुख बढ़ते हैं और मजबूत हो तो सुख बढ़ते हैं। तो वही बात हो गई। उस समय चूंकि अस्त होंगे तो कमजोर होंगे, तो थोड़ी सी सावधानी आपको रहनी पड़ेगी। या तो आप उस समय शनि को मजबूत कर ले, या तो जब अस्त होने वाले हैं उससे पहले ही शनि को मजबूती देकर चले आप। शनि देव आपके पंचमेश और चतुर्थेश हैं, संतान, शिक्षा, प्रेम के स्वामी, और चतुर्थ भाव यानी कि भवन, गाड़ी, जितने भी भौतिक सुख संपदा है उसके स्वामी, आत्मिक संतोष के कारक हैं। अब जब वो अस्त रहेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत कमी देखी जाएगी। तो इस दौरान अगर आप घर बनाने का सोच रहे थे, गाड़ी लेने का सोच रहे थे, या जमीन जायदाद से रिलेटेड कुछ मुकदमे या कोर्ट कचहरी के मामलात थे, तो थोड़ा इसे पेंडिंग रखें, वही अच्छा होगा। नहीं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है। दोस्तों, वहीं पे सूर्य देव जो है तुला राशि के लिए आय के स्वामी है, और वो जब पितृदोष में रहेंगे तो वहां पे आपके आते हुए पैसे या जो पैसों का फ्लो था, जो इनकम का जो फ्लो था, उसमें थोड़ी कमी देखी जा सकती है। जो नौकरी में है उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है। बिजनेसमैन थे, उन्हें पैसों की आवक में थोड़ी सी फ्लो में थोड़ी कमी दिखेगी। तो ये समय मैनेज करके चलने का है, गाड़ी को धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ने का है। वहीं 16 जनवरी के बाद जब मंगल आपके राशि के स्वामी शुक्र के साथ गोचर करेंगे, वो भी तीसरे भाव में। दोस्तों, मंगल और शुक्र की युति भी शास्त्रों में वर्णनीय बताई जाती है। मंगल यानी आपका ब्लड, आपकी ऊर्जा, आपकी सनक, आपकी जिद। वहीं पे शुक्र आपकी प्राण शक्ति, आपका वीर्य, आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है। अब जो दोनों मिल जाते हैं तो एक जुनून सा आ जाता है व्यक्ति में। अभी वो तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा कि इस ऊर्जा को आप एक अच्छे डायरेक्शन में यूज करें। मंगल शुक्र की युति को लगभग शास्त्रों में जब बताए गए हैं कि 10 डिग्री के अंदर होते हैं, तो ये एक प्रबल अनैतिकता को बढ़ा देते हैं। शरीर में कुछ इस तरीके से आपके परिवर्तन देखे जाते हैं कि आप चाहकर भी आप उन परिवर्तनों को बैलेंस नहीं कर पाते। और चूंकि शुक्र आपकी राशि है और वहां मंगल पधारेंगे, तो यह आपके लिए उसको बैलेंस कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। दोस्तों, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो मंगल और शुक्र की युति आपको एक जुनून देती है, एक पागलपन देती है। और तीसरे भाव में क्या कह रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य और अपने ड्रीम के लिए आप अपने आप को फोकस कर लीजिए, आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। क्योंकि अगर इस एनर्जी का अगर दूसरा रुख देखा जाए तो आपकी अनैतिकता है, आपके जस्ट एक फिजिकल प्लेजर से बढ़ के कुछ नहीं, जस्ट एक समय की बर्बादी कह लें या आपकी ऊर्जा की बर्बादी कह लें। तो दोस्तों, आपको इसे एक सकारात्मक रुख देकर चलना पड़ेगा। कर्म फलदाता शनि 23 फरवरी को उदित हो जाएंगे वापस, लेकिन 23 फरवरी को ही एक दूसरा बड़ा ग्रह देवगुरु बृहस्पति वो अस्त हो जाएंगे 27 मार्च तक के लिए। लेकिन घबराने का नहीं है, मार्च का महीना आपकी गाड़ी को टॉप गियर में डालने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने का प्रभाव
करीब करीब तुला राशि पर नगण्य ही रहेगा, जीरो ही रहेगा। कारण क्या है कि फरवरी के लास्ट में ही मंगल और शुक्र दोनों ही आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर चुके होंगे। मंगल शुक्र की युति बनी रहेगी और अब वो आपके मानसिकता के भाव से निकलते हुए आपके चतुर्थ भाव में अपना कब्जा जमाएंगे। मंगल चतुर्थ भाव में, मंगल का दिग्बली भाव है दोस्तों, प्रॉपर्टी का भाव, वाहन, गाड़ी, घर, बंगला। मंगल चतुर्थ भाव में तो आ ही रहे हैं, लेकिन यहां पर एक विशेष बात है, मकर राशि में आ रहे हैं। मकर राशि में दोस्तों मंगल उच्च के होते हैं और मकर राशि के स्वामी शनिदेव वहां पर ही बैठे हैं। भले ही शनि और मंगल में शत्रुता हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपको धन का लाभ यहां जबरदस्त मिलेगा, क्योंकि शनि शश राजयोग में पहले से है, एक राजयोग चतुर्थ भाव में पहले से चल रहा है और मंगल उच्च के हो गए। मंगल कौन है? आपके धन के स्वामी। और आपके जो राशि के स्वामी है शुक्र, वो योग कारक शनि के साथ युति करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि शुक्र और शनि की युति बहुत ही शानदार कही गई है शास्त्रों में, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं और शुक्र देव अब शनि की राशि में आए मकर राशि में, तो वहां पे देखिए कितनी पॉजिटिविटी है। शनि मकर राशि में, शुभ राशि में, चतुर्थ भाव में शश राजयोग बनाते हुए बैठे हुए हैं और मकर राशि में जो ग्रह उच्च का होता है वो भी पहुंच गया वहां पे गोचर करते हुए मंगल, और आपके राशि के स्वामी भी वहां पर पहुंच गए शुक्र। शुक्र और मंगल दोनों का दिग्बली भाव हो गया चतुर्थ भाव, भौतिक सुख संपदाओं का भाव। ये एक जबरदस्त धन योग है दोस्तों। इसी दौरान जब बृहस्पति अस्त होंगे तो उनको अस्त करने वाले सूर्य पंचम भाव में गोचर कर रहे होंगे। शिक्षा की दृष्टि से भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में उपलब्ध है, सूर्य भी वहां पे गोचर कर रहे हैं। तो जो जातक कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी बहुत ही अच्छा वक्त है, क्योंकि सूर्य जिस भाव में होते हैं वहां कॉन्फिडेंस भर देते हैं। तो कॉन्फिडेंस का समय रहेगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए। जो जातक विदेश जाने के इच्छुक थे उसके लिए ये पूरा साल योगा योग से भरा हुआ है। तो आपके पंचम भाव में भी सकारात्मक ऊर्जा है, चतुर्थ भाव में भी सकारात्मक ऊर्जा है, तो कहीं से भी धन की कमी नहीं होगी। और मार्च ही वो महीना है जो आपको आर्थिक मजबूती देने के लिए ऐसे इंक्लाइंड वे में चलता चला जाएगा। अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे दोस्तों। क्यों? चतुर्थ भाव है ही भौतिक सुख संपदाओं का। जितने भी सुख संसाधन है उसके लिए तो शुक्र है ही। अभी अभी मैंने कहा कि जितने भी इंद्रिय भोग के साधन है वो शुक्र आपको देता है, और आंतरिक सुख, आयु, मान सम्मान, प्रतिष्ठा शनि देते हैं। तो शुक्र भी वहां पे है और शनि भी वहां पर है। तो सोचिए कि मार्च के मध्य में आपको क्या आनंद आने वाला है। लेकिन यह आनंद कब आएगा दोस्तों? जब आपके पास पहले से कोई योजना होगी और आप उस योजना पे काम कर रहे होंगे। घर बैठे जो लोग हैं और अपने भाग्य का इंतजार कर रहे हैं, तो शायद उनके लिए कोई भी गोचर काम नहीं आता है। दोस्तों आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो समय अच्छा आने वाला है, आप तैयार रहें। मार्च में कुल मिलाकर धन की कोई कमी नहीं होगी और मार्च के एंड में ही शुक्र का गोचर होगा चतुर्थ भाव से निकलते हुए आपके पांचवें भाव में, लक्ष्मी के भाव में, जहां देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजित है। दोस्तों अप्रैल का महीना एक बहुत बड़ा महीना है, ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है, क्योंकि अप्रैल में बड़े बड़े ग्रह अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो दोस्तों इस परिवर्तन को बड़े ही ध्यान से समझना है, क्योंकि ये परिवर्तन आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। आपके राशि स्वामी के पंचम भाव में यानी कि लक्ष्मी के भाव में गोचर के साथ ही और धनेश के उच्च होने के कारण प्रबल धन योग का निर्माण होगा। वहीं जो जातक संतान के इच्छुक थे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। शिक्षा के लिहाज से भी मार्च अप्रैल बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ ही ये जो पूरा वर्ष है दोस्तों, देखिए
हर वर्ष का एक औरा होता है। चूंकि शुक्र का साल है तो शुक्र धन भी है, वैभव भी है, प्रतिष्ठा भी है, लग्जरी भी है और प्रेम संबंध भी है। तो बहुत सारे जो युगल प्रेमी हैं, जो अपने प्रेम को पाने के लिए ललायित रहते हैं, या अकेले थे, पार्टनर की तलाश में थे, या कोई ऐसे कुंवारे थे जो शादी करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे थे, तो ये सबके लिए एक बड़ी उपलब्धियों का साल हो सकता है। खास करके शुक्र और मंगल की जो ये युति है, जो ये जुनूनी युति जिसे कहते हैं, वो खासकर उन प्रेमी युगल जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगी जो एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं। दोस्तों, अप्रैल महीने का मैं जो सबसे बड़ा गोचर मानता हूं वो है राहु और केतु का गोचर। एक बहुप्रतीक्षित गोचर, क्योंकि गोचर तो होते रहते हैं, लेकिन तुला राशि में केतु 2003 के बाद आ रहे हैं। और केतु क्या है? सूक्ष्मदर्शिता। जैसे ही आपके जन्म चंद्रमा पे वो गोचर करेंगे, वो शुक्र को बहुत बली कर देंगे। और इस वर्ष जरूरत क्या है? शुक्र के बली होने की। किस राशि में आए हैं केतु? शुक्र की राशि में। और आपको ये 2022 में किसकी जरूरत है? मैंने प्रारंभ किया था कि शुक्र इसका केंद्र है। इस वर्ष की सारी जो अचीवमेंट्स है, जो आपके सपने को पूरा करेगा, उसका केंद्र शुक्र है। और केतु जब शुक्र की राशि में विराजित होंगे तो आपको बड़ी बड़ी सफलताएं देंगे, बड़ी बड़ी कामयाबी देंगे और बड़ी बड़ी जीत देंगे, है ना। तो केतु शुक्र को 5 गुना बढ़ा देगा, आपकी तार्किक शक्ति को बढ़ा देगा, आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उसको बाहर निकाल कर लाएगा। केतु को यश और समृद्धि का सबसे बड़ा दाता बोला गया है। आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। और केतु अचानक आपको ऐसे उठाता है, एक ध्वजा की तरह, अचानक प्रतिष्ठा देता है, अचानक प्रतिष्ठा देता है। केतु आपको विज्ञान, तकनीक, शोध यानी कि रिसर्च, इन चीजों से जुड़े हुए लोगों को इतना जबरदस्त लाभ देने वाला है कि आप पूछो ही मत। और जब केतु गोचर करेंगे दोस्तों, तो 18 महीने तक शुक्र की जो मजबूती बनाकर वो रखेंगे, जिसके कारण आप आर्थिक मजबूती को प्राप्त करेंगे, जबरदस्त आर्थिक मजबूती को। दोस्तों, अगर आपकी जन्म पत्रिका में केतु की स्थिति बढ़िया है तो मजा आ जाएगा। लेकिन अगर केतु की स्थिति अच्छी नहीं है आपके जन्म पत्रिका में, तो केतु चूंकि वैराग्य का भी कारक है, आपको आइसोलेशन में लेकर जा सकते हैं। भीड़ में मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा अकेले रहना है, थोड़ा सा मन खिन्न भी रह सकता है। और चूंकि राहु और केतु एक एक्सिस है, तो जैसे ही केतु तुला राशि में गोचर करेंगे तो 12 अप्रैल को राहु भी मेष राशि में आपके सप्तम भाव में आ चुके होंगे। अब राहु क्या करता है दोस्तों? बड़ी महत्वाकांक्षाएं देता है, उत्साह देता है, उत्साह, लेकिन साथ में इंपल्सिव नेचर, अधीरता, जल्दबाजी देता है, जल्दबाजी, जिसके कारण लोग गलतियां कर देते हैं, फिर राहु को जिम्मेदार ठहराते हैं। अरे एक्साइटमेंट दे रहा है तो ठीक है, उसे सही तरीके से यूज तो करो। केतु चूंकि शुक्र की पावर को बढ़ा रहा है, वहीं राहु सप्तम में मेष राशि में, यानी कि आपके दिमाग में ऐसे राशियां चलती है 1 2 3 4, मेष राशि में गोचर है, दिमाग पर राहु का गोचर है, कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। और यहां पर आपको स्टैटिक रहना पड़ेगा थोड़ा। माइंड में जब राहु रहेगा तो आपको चकाचौंध लग्जरी की ओर प्रोवोक करेगा, हर कुछ ब्रांडेड चाहिए, ऐसा मन के अंदर वो ख्याल आने लगेंगे, क्योंकि इस पर राहु आपके दिमाग में आ रहा है और शुक्र आपके बॉडी में है, मंगल उसकी ऊर्जा बढ़ा रहा है। तो सेक्सुअली आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और जब जब मंगल शुक्र की युति होगी, आप जुनूनी तरीके से एक्टिव होंगे तो अनैतिकता बढ़ सकती है, तो यहां पे ध्यान रखना है। और सप्तम में चूंकि राहु का गोचर है, तो पार्टनर पे आपकी डोमिनेंसी बढ़ेगी। पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, उनकी डोमिनेंसी थोड़ी सी बढ़ेगी, तो यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब जब राहु सप्तम में होगा दोस्तों, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु आपके लगन को भी देखेगा। लगन में केतु विराजित रहेंगे, तो केतु चीजों को चूंकि छिपाता है, वो रहस्यों को भी छिपाता है, बीमारियों को भी छिपाता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य को ट्रैक करके रखना पड़ेगा। नहीं तो जो ऐसी बीमारियां होती है जो लंबे समय के बाद पता लगती हैं, तो हो सकता है इसमें आप धोखा खा जाएं और बाद में पता लगे लास्ट टाइम में। तो वो टाइम आपको, जैसे डायबिटीज है, वो बहुत बढ़ गया तो पता लगा, तो अगर पहले पता लग गया तो आप उसे रोक लोगे, तो आप अपनी बॉडी चेकअप कराते रहेंगे इस वर्ष में, ये ट्रैक करते रहेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब राहु के सप्तम में आने से विदेश से बहुत अच्छा लाभ होगा। अगर आप कहीं से विदेश से कनेक्टेड हैं या आप विदेशी भूमि पे हैं,
तो पार्टनरशिप से जबरदस्त लाभ मिलेंगे और विदेशी भूमि पे आप बहुत अच्छा काम करेंगे क्योंकि राहु केतु एक्सिस पे आ गए, बहुत अच्छा काम करेंगे। और जो पति पत्नी दोनों विदेश में रहते हैं उनके तो बारे न्यारे हैं, बहुत अच्छा टाइम आएगा, बहुत ही सुनियोजित तरीके से चलना है, लेकिन राहु के एक्साइटमेंट से बच के रहना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्योंकि राहु और केतु यहां साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आपको एक अपना काम निकलवाने की टेक्निक सिखाएगा। यानी कि अगर आपको आर्थिक मजबूती चाहिए तो आप आर्थिक मजबूती ले लेंगे, अगर आपको प्यार चाहिए तो आप प्यार को हासिल कर लेंगे, क्योंकि जुनून देगा आपके अंदर, जुनून। आप जो भी मंजिल, तभी मैं कहता हूं दोस्तों मंजिल डिसाइड कीजिए, लक्ष्य डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये साल जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, वो आपको ऐसा जुनून देगा कि आप एक जबरदस्त सफलता हासिल कर पाएंगे। और इसका बेस वही है जो मैं आपको बता रहा हूं। तुला राशि के लिए जो ये साल है दोस्तों, आपके राशि के स्वामी की गुणवत्ता को केतु बढ़ा रहा है। उसके गोचर के पहले मंगल का शुक्र से कंजक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा साल है उसमें शुक्र की अधिकता बनी हुई है। राहु सप्तम में आ गया, लस्ट बना हुआ है, कुछ टाइम के बाद वहां पे शुक्र भी जाकर वहां पे 1 महीने रहेंगे करीब करीब। तो कहीं ना कहीं आपको एक सेक्सुअल फ्रंट पे काफी सावधानी को लेकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है आपके पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो जाए। वहीं अगर राहु खराब स्थिति में अगर जन्म पत्रिका में है तो ये आपको एग्रेशन दे सकता है, असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी दे सकता है, ऑब्सेशन, स्वार्थ दे सकता है, मतलब वो आप स्वार्थी हो सकते हो। तो इन चीजों से बच के रहना है। अगर आपकी पत्रिका में राहु की स्थितियां ठीक नहीं है तो ये चीजें भी हो सकती है। राहु केतु के इस गोचर के अगले ही दिन 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति कर्म फलदाता शनि की राशि कुंभ को छोड़ते हुए अपनी स्वराशि में प्रवेश करेंगे, मीन राशि में। स्वराशि में चूंकि ये गोचर आपके जन्म चंद्रमा से 6ठे भाव में होगा, तो शत्रुओं पे नियंत्रण होगा, जो आपके शत्रु उग्र हो गए थे उन पे नियंत्रण बनेगा। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ था, लोन को चुकाने में, रीपेमेंट में कोई परेशानी आ रही थी, तो वहां संतुलन बनता दिखेगा। साथ ही अगर आप कोई गंभीर बीमारी से या कोई असाध्य बीमारी से या कोई लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर और उनकी सकारात्मक ऊर्जा जो 6ठे भाव में रहेगी वो आपको हेल्दी बना देगी और साथ में वेल्दी भी, क्योंकि आपके लोन्स भी कम होते दिख रहे हैं। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में जाएंगे, जहां राहु पहले आ चुके हैं। मेष राशि में चूंकि सूर्य उच्च के होते हैं, वहां जाएंगे और राहु के साथ ग्रहण दोष में फिर से 1 महीने रहेंगे। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं तो इस ग्रहण दोष का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, उल्टा फायदा होगा। धन लाभ अचानक बढ़ेगा, अचानक बढ़ेगा। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, शुक्र का साल है, देखिएगा कलाकार हैं, सूर्य उच्च का हो गया है, राहु भी फिल्म इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, सभी के लिए जबरदस्त साल है। शुक्र का साल, यानी जितने होटेलियर्स हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, राहु आ गया सप्तम में, जो पॉलिटिक्स में हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जिन्हें बहुत उम्मीदें हैं आने वाले करियर को लेकर, बहुत चिंताएं हैं, सब दूर होने वाली हैं, सब दूर होने वाली हैं। अगर आपकी पत्रिका में राहु केतु अच्छे नहीं है तो महिषासुर मर्दनी, माता भगवती, मां दुर्गा की आराधना करते रहें, सब शांत रहते हैं, अच्छे फल देते रहते हैं। दोस्तों, इस वर्ष के अंतिम बड़े गोचर की बात अगर मैं करूं तो यह शनि का गोचर। जैसा कि आप सुनते आ रहे होंगे दोस्तों कि ढैया समाप्त होने वाली है, ढैया समाप्त होने वाली है, ढैया समाप्त होने वाली है। 29 अप्रैल को, यानी 29 अप्रैल को शनि चतुर्थ भाव से पंचम भाव में आ जाएंगे तुला राशि के, सस राजयोग को छोड़ते हुए 5वें भाव में। जिनके शनि खराब है तुला राशि के जातकों के, उनको ढैया से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अभी 2.5 साल के लिए नहीं मिलने वाली है, सिर्फ 12 जुलाई तक, क्योंकि वक्री होते हुए पंचम भाव से 12 जुलाई को वापस मकर राशि में आएंगे और शश राजयोग को जारी रखते हुए पूरा साल बिताएंगे। तो आपको शश राजयोग से छुट्टी नहीं मिलने वाली है। ढैया का जो प्रबल इंपैक्ट जिन लोगों पे पड़ रहा था, वो 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक उससे मुक्त रहेंगे और सभी के लिए
एक ऐसा समय होगा जैसे कि गाड़ी से ब्रेक हट गया हो, फुल स्पीड, टॉप गियर। साथ ही राहु इसी दौरान शनि की तीसरी दृष्टि के कारण, क्योंकि राहु क्या करता है, अचानक लाभ देता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप कोई लक का काम करते हैं या भाग्य से कहीं से पैसा आने वाला है, आ जाएगा। यानी कि ये महीना हर तरह से सपोर्टिव है दोस्तों, हर तरफ से सपोर्टिव है। दोस्तों इस वर्ष के गोचर की सबसे सुंदर बात क्या थी कि कर्मफलदाता शनि 29 अप्रैल के पहले और 12 जुलाई के बाद पूरे ही समय में पूरे एक वर्ष तक लग्ना पे दृष्टि डाले हुए हैं और करियर पे भी सीधी 7वीं दृष्टि शस्त्राजियों को बनाते हुए है। सिर्फ 29 अप्रैल से 12 जुलाई को जब ये पंचम में जाएंगे तो राहु पे दृष्टि होगी, अचानक धन लाभ के योग बनाएंगे और वहीं इनकम पे 7वीं दृष्टि आने से आपको धन आगमन में कहीं भी बाधा आती महसूस नहीं हो रही। तुला राशि पर पूरे वर्ष शनि देव, देवगुरु बृहस्पति और केतु का आशीर्वाद बना हुआ है। वहीं पे राहु और मंगल उन्हें जुनून दे रहे हैं और शुक्र का तो बस कहना ही क्या, शुक्र का साल है, वैभव का साल है, समृद्धि का साल है, ब्रांड का साल है। तो इस साल आप दिखा दो कि तुला राशि कैसे चमकती है। तुला राशि के जातकों के लिए ये जो साल है अपनी चमक दिखाने का है, ताकि दुश्मनों की आंखें चौंधिया जाए। तो दोस्तों आपकी स्पीड पकड़ती हुई जो ये गाड़ी है जो टॉप गियर में आ चुकी है अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक वैसे ही टॉप गियर में रहने वाली है दोस्तों। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपको फिर से गाड़ी को आराम से लेकर जाना पड़ेगा। तो ये रोलर कोस्टर की तरह आपकी जर्नी है, एक रोमांचक जर्नी, एक सस्पेंस से भरी हुई। 24 मई को शुक्र 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, जहां ऑलरेडी ये धमाचौकड़ी मची हुई है और राहु के साथ शुक्र भी आ गए, दोबारा लस्ट बढ़ गया। तो यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि राशि स्वामी शुक्र के साथ मिक्स हो गए, फिर से पैसे का भरमार, यानी कि आर्थिक मजबूती के लिए ऐसा साल तो तुला राशि के लिए मैंने देखा ही नहीं दोस्तों। जरूरत है इस बार आपको एक्टिव रहने का, अदरवाइज इतना अच्छा टाइम तो कभी नहीं मिलेगा आपको। अब 24 मई से 17 जून तक 7वें भाव में शुक्र की स्थिति रहेगी। फिर उसके बाद जून में आपकी राशि के स्वामी शुक्र दोबारा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 8वें भाव में, लेकिन स्वराशि में। तो अचानक धन लाभ के योग फिर से बनेंगे, क्योंकि 8वां भाव अचानक का है, सडन। और चूंकि शुक्र इस बार आपको हारने नहीं देगा दोस्तों, तो लगातार ये जो जर्नी शुरू हुई थी आपके जून तक बनती चली जा रही है। वहीं पे मंगल अपनी स्वराशि में प्रवेश करेंगे आपके 7वें भाव में और वहां अंगारक दोष बना देंगे, यानी आग में घी डाल देंगे। अगर आप जुनून में काम कर रहे थे, जोश में काम कर रहे थे, और जोश भर देंगे और जोश भर देंगे। लेकिन ये टाइम में थोड़े अपने जीवन साथी का ध्यान रखिएगा, डोमिनेंसी नहीं करना है, यहाँ पे वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि इस बार दोस्तों जान लीजिए कि तुला राशि के जो जातक हैं वो अंगारों पे चल रहे हैं। बिल्कुल राहु और मंगल, साथ में शुक्र, साथ में केतु, शनि की ये आने जाने वाली गतिविधियां, मतलब थोड़ी सतर्कता जरूर अनिवार्य होगी, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। वहीं जहां राहु और मंगल अंगारक दोष में होंगे, आपके राशि के स्वामी 9वें भाव में गोचर कर रहे होंगे, वहीं सूर्य भी 9वें भाव में पहुंचेंगे, तो जिसके कारण आपको फिर से लक्ष्मी के भाव में शुक्र आ गए, फिर से धन बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा। तो शुक्र भाग्य के भाव में, सूर्य भाग्य के भाव में, फिर शुक्र और सूर्य आपके 10वें भाव में, करियर के भाव में पहुंच जाएंगे। तो जबरदस्त करियर में उठान आएगा, फिर से धन लाभ बढ़ेगा। 10 अगस्त को राहु मंगल का अंगारक दोष समाप्त हो जाएगा। वहीं सूर्य 17 अगस्त को अपनी स्वराशि में आपके लाभ के भाव में, एकादश भाव में गोचर करेंगे और आपके लाभ को, आपकी प्रतिष्ठा को, आपकी इनकम को सब कुछ बढ़ा देंगे, क्योंकि 3, 6, 10, 11 में सूर्य का गोचर बहुत जबरदस्त होता है, जो कि आपके जुलाई और अगस्त के महीने में है और आपकी राशि के स्वामी भी साथ साथ चल रहे हैं करीब करीब। तो दोस्तों यहां तक थी आपकी रोमांचक जर्नी। अब लगेगा ब्रेक। सितंबर के मध्य में 2 घटनाएं घटने वाली है, जहां से आपकी जो टॉप गियर की स्पीड थी फिर से न्यूट्रल पे आने वाली है, फर्स्ट या सेकंड गियर पे आने वाली है। 16 सितंबर को आपके राशि के स्वामी अस्त हो जाएंगे और एक लंबे समय के लिए अस्त होंगे। वहीं पे सूर्य
17 सितंबर को तुला राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे, जिस गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। वहीं 25 सितंबर को शुक्र भी 12वें भाव में पहुंच जाएंगे, और एक तो 12वां भाव और ऊपर से कन्या राशि यानी कि आपकी राशि के स्वामी नीच भी हो जाएंगे। तो सूर्य भी 12वें में, शुक्र भी 12वें में, ऊपर से स्वामी नीच हो गए। तो जो आर्थिक मजबूती मिली हुई थी, जो जबरदस्त आवक बनी हुई थी, अचानक से आप बंधा हुआ महसूस करना शुरू कर देंगे। इसके बाद पुनः 17 अक्टूबर को 12वें भाव से निकलते हुए सूर्य तुला राशि में लगन में गोचर करेंगे। लगन में पहले से केतु आ चुके हैं। अक्टूबर का समय सूर्य अपनी नीच राशि में होते हैं, तुला राशि में 0, और इस बार केतु भी वहां है। ग्रहण लगेगा जबरदस्त तरीके से, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है, धन में ब्रेक लगा सकता है। यह बहुत सावधानी का समय, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर बहुत सावधानी का समय है दोस्तों। खासकर दिल के मरीज सावधान हो जाए, बहुत सावधान हो जाए। स्वास्थ्य के लिए बहुत सावधानी आवश्यक होगी। लेकिन इस गंभीर परिस्थिति को संभालते हुए 19 अक्टूबर को शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे, जो उनकी स्व राशि होगी, और फिर से एक उम्मीद की किरण जगेगी, और आपकी गाड़ी जो बिल्कुल अनबैलेंस्ड हो रही थी, उसको एक बार फिर से पटरी पे आने का मौका मिलेगा। 2 दिसंबर को लंबे समय से अस्त चल रहे शुक्र फिर से उदित हो जाएंगे, और आपकी जान में जान दोबारा वापस आएगी। जो एक मध्यम गति से हमने स्टार्ट की साल की, अचानक से गाड़ी ने स्पीड पकड़ी और जबरदस्त चौमुखी विकास होने लगा। पैसे का फायदा, धन वर्षा, सब कुछ, मान प्रतिष्ठा, लक्ष्मी, सब कुछ आने लगा। और अचानक फिर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का ब्रेक, फिर दिसंबर में आपके हक में हालात जाते हुए। तो कैसे संतुलन बनाए दोस्तों? तुला राशि संतुलन की राशि है, घबराना क्या है दोस्तों? जैसा कि मैंने पहले बोला कि 12 के 12 महीने आपके सपोर्ट में नहीं हो सकते, तो आपको एक योजना बनाकर काम करनी है। योजना होगी तो कामयाबी होगी। बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास योजनाएं नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर हैं, वो बोल रहे जी हमें मंत्रालय नहीं मिल रहा। बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री में जो कलाकार है बोल रहे मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन वो अटेम्प्ट कर रहे हैं बट योजना के साथ नहीं कर रहे। आपने वो मूवी तो देखी होगी, चक दे इंडिया। वो उनके सारे प्लेयर बेस्ट थे, लेकिन उन्होंने उन प्लेयर्स को कैसे यूज किया, इससे वो कामयाब हुए। जब भी आपका लक्ष्य बड़ा होगा, चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि बिना मुश्किलों के कोई कामयाब नहीं होता दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि समय अच्छा है लेकिन हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास डिग्री नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। दोस्तों पैसे नहीं है। शाहरुख खान 1500 रुपए लेकर मुंबई आए थे, अभी $400 मिलियन पे बैठे हैं, लेकिन स्ट्रगल तो किया। धीरू भाई अंबानी ने 50,000 रुपए लगाकर सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी की थी। अभी देखो, बात पढ़े लिखे और डिग्री की कर रहे हो। रजनीकांत को देखो, कारपेंटर, कुली, कंडक्टर सब रह चुके थे। आज के डेट में देखो उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना सम्मान है, क्या स्टाइल है। एपीजे अब्दुल कलाम देखिए कितनी गरीबी में उन्होंने बचपन गुजारा। रामेश्वरम में जाइए, अभी भी उनके घर को आप देखकर बोलेंगे इससे बढ़िया तो मेरा घर है। क्या एक्सक्यूज है आपके पास? क्या एक्सक्यूज है? जिन्होंने सफलता पाई है, बड़ी लेजेंडरी सफलता, उन्होंने चैलेंजेस देखा है तभी पाई है। तो जुनून होना चाहिए, जिद होना चाहिए कि मैंने करना है। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद हार ना मान लो। अगर इन सभी में मानसिक मजबूती नहीं होती तो क्या ये कामयाब होते? तो वो तो आपको लाना पड़ेगा। बड़ी कामयाबी के लिए जुनून का होना जरूरी है। महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंक दिया,
औलाद कितनी भारी पड़ी। उन्होंने ठान लिया। जब एक जुनून, एक डिसीजन इतना कुछ कर सकता है, पूरी दुनिया बदल सकता है, तो क्या आप अपने परिवार की आर्थिक व्यवस्था नहीं बदल सकते? सोचिएगा। तो दोस्तों, पहले तो देखिए कि 2022 में पाना क्या है। लक्ष्य बना लिया, फिर उसे पाने के लिए स्ट्रैटेजी बनाइए। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी तो तुला राशि में कोट कोट कर भरी है। अब आप देखो ना, जब एक बिल्ली है वो किसी चूहे को अपने दांतों से पकड़ती है तो वो 5 सेकंड में मर जाता है, दम तोड़ देता है। लेकिन वही बिल्ली जब अपने बच्चे को उसी दांतों से पकड़कर एक दूसरे से दूसरी जगह जाकर शिफ्ट करती है, जंप लगाकर इधर से उधर जाती है, तो उसे खरोच भी नहीं आती। तो एक जानवर में जब इतनी क्रिएटिविटी है तो आप तो इंसान है। तो इसे उभारना पड़ेगा। कैसे उभरेगा? देखिए, अगर आप किसी लकड़हारे से पूछो तो वो बोलेगा अगर मैं पूरे दिन लकड़ी काटता हूं 12 घंटे तो 10 घंटे मैं इसे शार्प करता हूं, अपने कुल्हाड़ी को, एक्स को। वही लागू होता है। हम जो काम करते हैं, जो कामयाबी के लिए प्रयास करते हैं, उस प्रयास के लिए आपने कितना समय दिया दोस्तों? वो देते ही नहीं, बस अटेम्प्ट कर देते हैं। जल्दबाजी, वो राहु वाला काम। और जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम वो सफलता नहीं दे सकता। दोस्तों, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ता है, मानसिक रूप से मजबूत रहना पड़ता है। दोस्तों, जीतने का मजा तब आता है जब लक्ष्य बड़ा हो। अगर छोटा लक्ष्य हो, जैसे क्रिकेट मैच में आप देखते हैं कि वनडे मैच में अगर 50 ओवरों में 100 रनों का लक्ष्य हो तो कोई भी आता है घूमता फिरता, जो ओपनिंग बैट्समैन है वो भी चौके छक्के मारकर चला जाता है। और वो जो चौके छक्के लगते हैं उसमें कोई मजा नहीं आता, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि इसमें तो कुछ रखा ही नहीं। ठीक वैसे ही दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य भी छोटा है, आप भी एक सामान्य नौकरी करना चाहते हैं, सामान्य प्रोफेशन में रहना चाहते हैं, आप उसे पा भी लेते हैं तो मजा नहीं आता, लाइफ में मजा नहीं आता। लेकिन वहीं पे अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और 50 ओवरों में पाकिस्तान ने 350 रनों का लक्ष्य दे दिया। इंडिया आई बैटिंग करने, पहले ओवर में ही 4 विकेट डाउन, चटक गए। आप सभी ने सोचा कि हार गए इंडिया। लेकिन हमारे मन में एक विश्वास होता है, एक देश प्रेम होता है, अभी धोनी आएगा, अभी धोनी आएगा, अभी एक और प्लेयर है, एक और प्लेयर। और जब धोनी आते हैं तो वो सिर्फ बैटिंग करने नहीं आते, वो एक स्ट्रेटजी के तहत कि किस बॉल पे सिक्सर मारना है और किस बॉल पे डिफेंड करना है, ये सोच कर आते हैं। उन्हें पता है कि कब किस बॉल पे क्या करना है। और जब सब मान चुके होते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, इंडिया हार गई, उस समय हर चौके और हर छक्के के साथ जो एक उम्मीद जगती है, जो एक उत्साह, एक्साइटमेंट आती है, उसका मजा कुछ और। उसी तरीके से दोस्तों, 12 महीने सारे ग्रह सपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ ग्रह जो आपके सपोर्ट में है आप अपनी टीम में मान लो, जो अपोजिशन में है उसे आप बॉलर मान लो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक संभल कर बैटिंग करो, डिफेंड करो। पहले के 15 ओवर में जिस तरीके से टाइट फील्डिंग होती है वैसे धीरे धीरे चलते रहो। उस समय अगर आप सिक्सर मारने की कोशिश करोगे, जब ग्रह की गोचरीय व्यवस्था खराब होगी, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना सोचोगे, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहोगे, उस समय आपको ऑब्स्टेकल आएगी। जैसे ही अप्रैल में ट्रांजिट आपके पक्ष में है, आपके साथ बढ़िया आ गया बैट्समैन साथ देने वाला, आपने क्या किया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हाफ सितंबर तक एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया अपनी लाइफ में। फिर जैसे ही सितंबर मध्य से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जहां पर बीच में कुछ ऐसे अवरोध आए कि कुछ कंजक्शन हो गया जी, शुक्र अस्त हो गया, या कहीं पे कोई ऐसे कंजक्शन हुए जो कि आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहे, वहां पे आपको क्या करना है? डिफेंड करना है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आप दिल से कर्म कर रहे हैं,
अगर आप में जुनून है अपने लक्ष्य को पाने का, आप सारे सक्सेस प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। कभी कभी सामने वाला वाइड बॉल डालेगा, उसके भी रन ऐड होंगे, कभी नो बॉल भी हो जाएगा, कभी कभी थर्ड अंपायर भी आपके पक्ष में फैसला दे देगा अगर आप दिल से प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही लाइफ है दोस्तों, वैसे ही लाइफ है। और बहुत बुरे हालात रहे लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं, तो जो शनि देव की कृपा होती है ना दोस्तों, तो बारिश हो जाती है और पॉइंट के बेसिस पे मैच आपके पक्ष में चला जाता है। तो दोस्तों, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाला कभी आपके लिए गलत नहीं करता दोस्तों। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी। 2022 की सफलताओं के लिए अपने आप को अभी से तैयार करना प्रारंभ कीजिए। लक्ष्य योजनाओं के साथ साथ अपनी जन्म पत्रिका के प्रारब्धों को भी चेक कीजिए कि धन देने ये ट्रांजिट आया है क्या आपके कुंडली में भी है या नहीं। कहीं चंद्रमा अकेला कोई केंद्रुम दोष में तो नहीं फंसा, कहीं जन्म पत्रिका में चंद्रमा या सूर्य ग्रहण दोष में तो नहीं है, पितृदोष में तो नहीं है। सब कुछ पहले से चेक करके उसके उपायों को करके बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि ये साल निकल गया तो आप बहुत पछताने वाले हैं। मैंने 2022 के लिए ये प्रेडिक्शन एक गाइडलाइन की तरह आपको दे दिया है, मार्गदर्शन दे दिया है। जन्म पत्रिका के प्रारब्ध यानी D1 चार्ट कुंडली आपके घर पे पड़ी है, साथ में अपना वर्षफल बनवाइए। वर्षफल जो कि बताएगा कि आने वाले वर्ष में 2022 में कौन से ग्रह आपके फेवर में है, कौन से नहीं, ताकि आप उसे भी ठीक कर पाए। यहां लोग धोखा खा जाते हैं। जन्म पत्रिका में शनि अच्छे हैं, मान लो वर्षफल में खराब आ गए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वर्षफल में क्या चल रहा है। तो वर्षफल कुंडली भी आवश्यक है, इसका भी ध्यान रखें आप। और यदि आपने अभी तक अपना वर्षफल नहीं बनवाया, अपने प्रारब्धों की जांच नहीं की कि क्या दोष है क्या नहीं, कभी उपाय नहीं किया, तो आप मेरे वेबसाइट के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, अपनी वर्षफल कुंडली चेक करा सकते हैं। तो आप मेरे वेबसाइट www.astronakshatra27.com पर जाएं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रिक्वेस्ट भेजकर आप संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और 2022 को और बेहतरीन बना सकते हैं। जाते जाते मैं आपको कुछ रेमेडीज बताकर जाता हूं। देखिए, ये जो पूरा वर्ष है वो शुक्र के ऊपर केंद्रित है, तो शुक्र को सही रखना है तो क्या करना है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो आप बिल्कुल साफ सुथरे रहें, साथ में परफ्यूम का इस्तेमाल अवश्य करें, इत्र का इस्तेमाल अवश्य करें, ताकि आप सुगंधित रहें और शुक्र के लिए ये सबसे अनिवार्य शर्त है। साथ में दिमाग से भी पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, ताकि आपके शरीर के साथ साथ आपके किरदार से भी खुशबू आए। क्योंकि आपने इत्र लगा लिया और सोच रहे हैं नकारात्मक चीजें, तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, व्हाइट कपड़े ज्यादा से ज्यादा यूज करें इस वर्ष में। अगर आप पुरुष हैं, जेंट्स हैं, तो आप ब्रेसलेट यूज कर सकते हैं चांदी के, इससे भी शुक्र अच्छे होते हैं। छल्ला पहन सकते हैं अपने थंब में। साथ ही आप घर की महिलाओं को ज्वेलरीज गिफ्ट कर सकते हैं। मान सम्मान कीजिए, प्यार कीजिए, इज्जत दीजिए। जितनी महिलाएं, घर की महिलाएं प्रसन्न रहेंगी, खुश रहेंगी, शुक्र उतने ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर पूजा पाठ के जरिए रेमेडीज की बात करें शुक्र की, तो किसी भी शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करके 16 शुक्रवार के आप संतोषी माता के या वैभव लक्ष्मी के व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के श्री शुक्तों से हर शुक्ल पंचमी को हवन करें, ये अनिवार्य शर्त रखिए अपने पूरे वर्ष में। साथ ही शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः। ये सारे आपके शुक्र को मजबूत करेगा। तुला राशि के लोगों को नजर दोष भी बहुत लगता है, तो माता बगलामुखी की आराधना भी अवश्य करें और माता दुर्गा की आराधना करें, ताकि राहु केतु आपको अच्छे फल दें। और इस वर्ष जितना हो सके ब्रांडेड चीजें यूज करें, एक्सपेंसिव चीजें यूज करें, लेकिन जितना हो सके उतना। ये नहीं कि आपने किसी से उधार लेकर ब्रांडेड चीजें ली, ऐसा ना करें। कहने का मतलब है कि साफ सुथरे कपड़े पहने, घर का वातावरण बिल्कुल सुगंधित रखें, साफ सुथरा रखें। सिंपली कहूं तो जैसे दिवाली के दिन जितनी साफ सफाई और स्वच्छता रहती ताकि माता लक्ष्मी का आगमन हो, तो ये पूरा साल ही शुक्र का साल है, पूरा साल ही माता लक्ष्मी का साल है। तो इसे उसी तरीके से रखना है जैसे हर दिन दिवाली हो। दोस्तों, मैं आप तुला राशि के जातकों के दिल का दर्द जानता हूं। मैं जानता हूं आपने बहुत खून के घूंट पिए हैं, आपने बहुत बड़ी बड़ी असफलताएं देखी हैं,
बहुत सारे लोगों ने आपका फायदा उठाया है। जीवन में बहुत जिम्मेदारियां आपने उठाई है, कठिन हालात देखे हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जिनके कंधे मजबूत होते हैं ना, ईश्वर उसे ही जिम्मेदारियां देता है। कठिन रोल उसी एक्टर को दिए जाते हैं जो उससे निभा सकता है। दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके खिलाफ बोलते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई बोलने लगे तो समझ लेना कि आप तरक्की कर रहे हैं। समय परखता है आपको, शनिदेव परखते हैं आपको, लेकिन परखा उससे जाता है दोस्तों जो सोना हो। लोहे को कोई नहीं परखता। तुला राशि के जातकों से लोग पता है क्यों जलते हैं, क्यों दुश्मनी लेते हैं, पता है आपको? क्योंकि उनके सपने बड़े होते हैं, महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती है, दुनिया को जीतना चाहते हैं, परफेक्शन चाहते हैं। प्यार हो या खूबसूरती हो या क्रिएटिविटी हो, चरम पे होती है दोस्तों, चरम पे होती है तो जलेंगे ना लोग। तुला राशि के जातकों की महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती है, योजनाएं बड़ी होती है, सपने बड़े होते हैं। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वैसे होने चाहिए जो हमें सोने नहीं देते। और इन्हीं सपनों को देखकर दूसरे, उनके जो दुश्मन होते हैं, वो जल जाते हैं और कहते हैं अरे ये तो पागल है, ये तो पागल है। तो दोस्तों, 2022 वो वक्त है जिसमें आपको उन्हें बताना है कि पागलों ने ही दुनिया बदली है दोस्तों, पागलों ने ही दुनिया बदली है। जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है दोस्तों। सीढ़ियां उसे मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, अपना रास्ता खुद बनाना है दोस्तों, खुद बनाना है। तो अपने आप से वादा करें, अपने आप से प्रॉमिस करें कि तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। ये जीवन है अग्निपथ, अग्निपथ। ऑल द बेस्ट। बहुत जल्द मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिले और मंथली वीडियोज के गाइडलाइंस भी आप फॉलो करके अपने वर्ष को और भी सुंदर बनाएं। अगर आप भी अपनी निजी कुंडली, गोचर तथा वर्षफल के आधार पर कुंडली में छिपे रहस्यों के बारे में समझकर 2022 में सफलता की नई बुलंदियों को छूना चाहते हो, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं तथा 10 महाविद्या के साधक ज्योतिष वचस्पति डॉक्टर मुकेश के द्वारा वीडियो कॉल के जरिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको और आपके समस्त परिवार को डॉक्टर मुकेश की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।